हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग और क्या चर्चा कर रहे थे? अच्छा, नामकरण हो गया है। क्लास नहीं देख पाई थी। अच्छा, अपने आप ही हो गया था। अच्छा। हम्म। देखिए, अभी आईएएस में तो ऑप्शनल नहीं ख़त्म होगा, और अभी जो यूपी में भी होगा तो अगले सेशन में होगा। इस साल तो कुछ नहीं हो रहा अभी। और यूपी में इसलिए भी हो रहा है कि यूपी में एक बहुत बड़ा वितंडा था, विवाद था इस बात पे, स्केलिंग को लेकर। 2018 से ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद यूपी में चल रहा है। ऑप्शनल विषयों में नंबर के स्केलिंग का विवाद है वहाँ। और ये हमेशा आरोप जो लगता रहा है कि जो मानविकी विषय हैं उसमें नंबर कम आते रहे हैं, और साइंस के विषयों में नंबर ज़्यादा आते थे, इसलिए लोगों के सिलेक्शन ज़्यादा हुए हैं। इसलिए आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो लगातार हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कई रिट जो दायर किया था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश कमीशन अन्य राज्यों के तरह, जैसे राजस्थान में भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, तो अन्य राज्यों के समान ही अपने यहाँ कुछ नए परिवर्तन करने जा रहा है, जिसमें यूपी स्पेशल, आप लोग जो उत्तर प्रदेश के उनके लिए अच्छा ही रहेगा, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जो अदर स्टेट के लोग घुस रहे थे उसमें समस्या, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा था जहां पर स्टेट को लेकर कुछ पूछा नहीं जा रहा था। तो एक प्रश्न बच्चों का ये था कि भाई हम इस स्टेट के हैं तो हमें कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। इसीलिए ये सब्जेक्ट हटने की प्रक्रिया वहां पर एक उसका प्रपोजल बनाकर दिया गया है, और उससे आप लोगों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जनरल स्टडी वैसे भी पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ के चले जाएं, काम हो जाएगा। कोई उसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें इतना नंबर आ गया तो इसमें इतना नंबर आ गया। हिंदी तब भी वहां पे है, 150 नंबर की हिंदी आपको तब भी पूछी जाती है, ध्यान समझ लीजिए। यूपी में हिंदी में जिसकी अच्छी तैयारी, वो लोग 100 से प्लस नंबर लेकर आते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है। और अच्छा है, प्लेइंग ग्राउंड जो है थोड़ा सा बराबर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी ने मैथ ले लिया तो 400 में 356 आ गए, 360 आ गए, तो फिर बाहर हो जाता है। वो स्केल स्केल करते थे उसी हिसाब से नंबर को। यही नहीं पता चलता था कि उसमें कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, यही नहीं पता करते। हाई कोर्ट के जज भी पूछते थे कि साहब कौन सा फार्मूला आयोग लगाता है, वो बता दो। तो कभी भी वो फार्मूला भी नहीं बताया गया। इसलिए बड़ा विवाद 2018 से ही विवाद रहा है। तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आईएएस में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएएस में हाँ, जैसे व्यवस्थाएं हैं चल रही वैसे ही चलें, क्योंकि यहाँ इस तरह का कोई, एक तो यूपीएससी इंटरटेन भी नहीं करता। आप वहाँ जाएंगे तब भी वो इंटरटेन नहीं करेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आराम से आपके लिए है। हाँ, लेकिन अगर आपको यूपी देना है तो थोड़ा सा आपको इस साल, अगर जो लोग देने वाले हैं, तो इस साल तो परिवर्तन मेरे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन अगले सेशन में परिवर्तन संभव है। अभी तो सरकार के पास प्रपोजल गया है, फिर वो अधिसूचित होगा, बहुत सारी चीज़ें, प्रक्रिया अभी है, समय है। आज आर्थिक समीक्षा भी आ गई है, आ गई ना, आर्थिक समीक्षा आ गई है। हाँ, तो बजट कल आ जाएगा, और उसके पहले तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो जो वित्त मंत्रालय है वहाँ पे सारे लोग अभी बंधक हैं। और जब तक उसी समय छूटते हैं जब आ जाता है बजट, तभी सारे अधिकारियों को भी एक निश्चित समय तक, जो लोग भी बजट का काम करते हैं उनको एक निश्चित समय तक वहीं रखा जाता है। क्यों? उसके पीछे एक थोड़ा गोपनीयता भी रहती है कि कोई बात बाहर न चली जाए। तो कल आपका जो बजट भी आ जाएगा, आज आर्थिक समीक्षा आ गई है। बढ़िया है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं। अब तैयारी अच्छी करनी ही पड़ेगी, कोई और विकल्प है नहीं। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। और
बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जहां आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें सफलता के लिए बेहतर से बेहतर जो तरीका हो सकता है वो अपनाया जाए। क्या तरीका हो सकता है? पेपर का एनालिसिस, क्योंकि अब प्री आपका बहुत दिन नहीं है। अगर अब थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं तो यूपीएससी 28 मई को है, 28 मई को आपका एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में आपके सामने कई सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है, लगभग हिस्ट्री का अगर आप पोर्शन देखेंगे तो 18 से लेकर 20% का वेटेज तो केवल हिस्ट्री का है। अब लोग क्या कहते हैं, हमारा हो नहीं रहा। हो इसलिए नहीं रहा है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। पेपर को टैकल करने का तरीका नहीं पता है। तरीका क्या होगा? बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं तब भी आपसे नहीं निकलेगा एग्जाम। एग्जाम को निकालने के लिए स्मार्टनेस चाहिए। स्मार्टनेस का तरीका अलग होता है। 18 क्वेश्चन अगर हम माने कि 100 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन हिस्ट्री में एंशियंट, जो मिडावल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर को भी मिला देते हैं आ रहे हैं। आप चाहे जितनी तैयारी कर लीजिए, 12 से 13 क्वेश्चन नहीं, मतलब 12 से 13 क्वेश्चन से ऊपर आप नहीं जा पाएंगे, कुछ भी कर डालिए हिस्ट्री में। एक मेरा एवरेज ये कहता है, हर चीज पढ़ लीजिए। एक चीज, एक नया ट्रेंड अभी इधर भी जो मैं देख रहा हूं, वो ट्रेंड ये है कि पहले लोग केवल जो मॉडर्न इंडिया पढ़ के जाते थे, मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर, बाकी एंशियंट या मिडावल को बहुत हल्के में लेते थे। ये ट्रेंड जो है इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा है। वहाँ पर अगर आप उनकी जो क्लासेस देखेंगे उसमें भी यही रहता है कि मॉडर्न इंडिया को बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि उसी से ही मान के चलते हैं। लेकिन यूपीएससी ने अपनी इस धारणा को तोड़ दिया है पूरी तरह से। 2019 से एक बड़ा चेंज ये आ गया है कि लगभग एंशियंट और जो आपका मिडवल है, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ना कि किसी के सुनने के अनुसार पढ़िए। यहां हर व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है। अभी आप पूछना शुरू करें, सब ज्ञानी यहां पे बाबाओं कमी नहीं है धरती पर। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जो यूपीएससी का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप उस पर जो कुछ भी लिखा है, भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में एंशिएंट भी आता है, मिडोवल भी आता है और मॉडर्न भी आता है। नहीं पूछ रहा है वो यूपीएससी की अपनी जिम्मेदारी। जब पूछना शुरू कर देगा तब क्या करोगे? और यही हुआ 2 साल से, जिसका भी प्री नहीं हो रहा। बहुत अंदर से बता रहा हूं क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हम फोकस करके जाते हैं मॉडर्न पे, और मॉडर्न में भी 8 क्वेश्चन आते हैं, और 8 में 8 आपसे नहीं बनेंगे, बनेंगे 4 या 5। और इधर के आते हैं, ये हमको आते नहीं। इधर तो पत्ता साफ है हमारा। तो एक काम ये करना है, बेस बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी। हमेशा कहता हूं बेस बुक एक आपको पढ़नी पड़ेगी। इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा आपके दिमाग में जाए कि नहीं, कि क्या होता है मेंटोरशिप में, क्या चीजें होती हैं। हवाई तो हर आदमी समझता है कि नहीं ऐसे चल रहे हैं। एंशिएंट की किताब आर.एस. शर्मा की आपको पढ़नी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। मध्यकालीन भारत की जो सतीश चंद्रा की किताब एनसीईआरटी, पढ़ना ही पढ़ना है। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन तो आप यहां से बना ही ले जाएंगे, अगर आप इस पे अपनी पकड़ बना ले तो। और फिर आप पढ़िए विपिन चंद्रा, फिर पढ़िए आप स्पेक्ट्रम, जो पढ़ना है फिर पढ़ते रहिए। मेरा कंसर्न इतना केवल है कि जिस एरिया से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस प्रश्न के लिए आप कहीं भटकिए मत, केवल एनसीईआरटी पढ़िए। वास्तव में अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, एक दिन अलग से पूरा एक वो सेशन ही लेंगे,
जिस दिन थोड़े और लोग आ जाए तो मैं पूरा आपको सेशन बता दूंगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिजल्ट आए। अभी आज हम लोग और भी बहुत सारे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, एक दो संस्थाओं में हम और भी गए थे। बहुत बड़े बड़े लोग भी चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं रिजल्ट आए, रिजल्ट आए, रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट आएगा कैसे? मैंने अभी आपको दिखाया है। अभी बड़े बड़े संस्थाओं के टीचर चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और एक फिक्स उनको टारगेट देना पड़ेगा, तब जाके चीजें बनेंगी। चलिए, कल जो नामकरण वाला प्रश्न हो गया था, पूरा हो गया था। आज एक प्रश्न उठाएंगे, स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना। इतिहास कितना है, कल्पना कितना है, जैसा हम लोगों ने दिव्या में देखा था, है ना। इतिहास और कल्पना। अगर आप देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद को अगर आप देखें तो इनके अधिकतर, इनकी जो भी रचनाएं हैं उनका आधार आपको ऐतिहासिक ही दिखाई देगा। ऐतिहासिकता का आधार ये लेते ही हैं, और इतिहास के बहुत अच्छे जानकार, वेदों के जानकार, पुराणों के जानकार, बहुत सारी बुक्स पढ़ने वाले, बहुत जो विद्वान व्यक्ति थे जयशंकर प्रसाद। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या क्या पढ़ा था, अब इस पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करूं तो इन्होंने जो जो भित्री अभिलेख है उसको पढ़ा था, इसके अलावा जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको भी पढ़ा था। हाँ, हो गया होगा, एक बार उस पर देख लो ना ऐप पे। तो मैं यही बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां अगर हम बात करें कि इतिहास और कल्पना क्या है, इस नाटक में कितना इतिहास, कितनी कल्पना। हम सब जानते हैं कि अगर कोई साहित्यकार होगा तो उसमें कुछ तो कल्पनाएं रखेगा। क्यों कल्पनाएं रखेगा? क्योंकि आप बहुत सारी बातों को उसे अभिव्यक्त करना है, और अभिव्यक्त करने के लिए केवल इतिहास ही दिखाना होता तो इतिहासकार बन जाता, वो साहित्यकार क्यों बन रहा है? लेकिन साहित्यकार इतिहास के माध्यम से कुछ ऐसी कल्पनाएं करना चाहता है जिससे बहुत सारी वस्तु स्थितियों को वो सामने रख सके। यहां लेखक के मन में भी यही है कि इतिहास और कल्पना के मिश्रण से एक ऐसा कथानक तैयार किया जाए जो हमारे देश की उस समय की समस्याओं को, तात्कालिक स्थितियों को सामने रख पाए। जैसे अगर हम बात करें तो 1928 में जयशंकर प्रसाद ने इस रचना को जब लिखा तो देश की परिस्थितियां क्या थीं? आज़ादी का संघर्ष चलना शुरू हो गया था, हम संघर्षरत थे, हमें अपनी जनता को आह्वान करना था। आह्वान करने के लिए दो तरीके हैं, या तो सीधे हम जनता को कहें, लेकिन हमारी जनता के अंदर अभी उतना उत्साह नहीं था, उतना बोध नहीं था कि हमारी जनता इस बात को समझ पाती कि हमें संघर्ष करना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद ने ये सोचा कि कहीं न कहीं ऐसा कोई चरित्र होना चाहिए जो ऐतिहासिक हो, जिसका इतिहास में सम्मानजनक स्थान हो और जिसने विदेशी किसी आक्रमणकारी को हराया। ये बात सोचनी होगी। तो उनके सामने एक नाम आया, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त चूंकि ऐतिहासिक भी था
उसने आर्यावर्त की रक्षा भी की थी, होड़ों के आक्रमण को भी रोका था। तो यहां इतिहास और कल्पना का मिश्रण। अब जैसे स्कंदगुप्त तो ऐतिहासिक है, लेकिन जो देवसेना है वो इतिहास नहीं है, जो विजया है वो इतिहास नहीं। क्यों? क्योंकि एक इस्तेमाल किया गया है कि भावनाएं अगर किसी पुरुष की देखनी हो तो कुछ महिलाओं को सामने लाइए, तब उसके पुरुष की भावनाएं सामने आ जाएंगी। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं उसी चीज को यहां सामने रख रहे हैं। तो यहां हम अगर आपने देखा तो हाँ बोलो। हम्म हम्म हम्म। आगे के लिए, आगे के काल का है। हाँ हाँ। हम्म। देखिए इसीलिए तो प्रेमचंद जो है अलग हैं। प्रेमचंद की युग दृष्टि ही अलग है। अब आप ये सोचिए कि 1926 में लिख रहे हैं, 1928 में लिख रहे हैं ना, अब 1928 में लिख रहे हैं और ये 1936 में लिख रहे हैं प्रेमचंद। आग एक तो समय सीमा और दूसरा प्रेमचंद के ऊपर पूरा असर है। और प्रेमचंद के ऊपर महात्मा गांधी का बहुत असर है। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, महात्मा गांधी को सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे वो। एक भी ऐसा साहित्यकार नहीं है जो देशभक्त न हो, एक भी ऐसा साहित्यकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि प्रेमचंद ये बात जानते थे कि रचना कालजयी है, उनको अपने समय में भी पता था। इसीलिए उन्होंने समय फ्रेम में बांधा नहीं है गोदान को। हर समय तो वहां पे क्या प्रश्न पूछता है कि जो जो गोदान की, जो किसान की त्रासदी है, आज के भी किसान की वही त्रासदी है। वो त्रासदी होरी की नहीं है, आज के वर्तमान किसान की त्रासदी। ये प्रश्न आज इस बार भी आया था मेंस में, स्टेट पीसेस में। क्योंकि जब भी आज से जुड़ने का जहां संभावना होगी वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त से आप क्या सीखते हो? कि एक हमें राष्ट्रीय चेतना, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव की बात करता है। हाँ, अगर आप देखें तो इस समय भारत में एक नया ट्रेंड चल रहा है, अपनी संस्कृति को लेकर हम बड़े उत्साहित से हैं। इसके पहले आप अपनी संस्कृति को भी हे दृष्टि से देख रहे थे। पहली बार 26 जनवरी की झांकी में राम दरबार दिखाया गया, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अब इसको कोई ये भी कह सकता है कि ये तो भारत सेकुलर देश है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को कहां छोड़ दें? जो हरियाणा की झांकी है उसमें भगवान कृष्ण के विराट रूप को दिखाया गया। आप देखो इस बार की जो है परेड, तो आपको समझ में आएगा कि क्या इस बार चेंज हुआ है। तो कल्चर भारत का क्या है, उससे जुड़कर आपको देखना पड़ेगा। और यहां पर वही देखा गया है, इतिहास और कल्पना। इतिहास में ऐतिहासिक चीजें होती हैं, कल्पना को स्थान नहीं दिया जाता है, वस्तुनिष्ठता होती है, सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन साहित्य में कल्पना का सहारा इसलिए लिया जाता है कि वो चीज सामने रख दी जाए जिसको अभिव्यक्त करना है। इसलिए इतिहास और कल्पना को दोनों ही यहां पर साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो पहले जयशंकर प्रसाद से जो भी ऐतिहासिक आधार लेकर नाटक लिखे जा रहे थे उसमें ऐतिहासिकता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। पात्र ऐसे उठाए जा रहे थे जो ऐतिहासिक ही नहीं हो पाते थे। लेकिन अगर आप देखें तो जयशंकर प्रसाद ने एक काम ये किया है कि पात्र, जो मुख्य पात्र रखा है वो ऐतिहासिक है, इतिहास में उसका स्थान है और उसकी प्रामाणिकता इतिहास में सिद्ध होती है। वो खुद कहते हैं कि मैंने कल्पना का उपयोग तो किया है, लेकिन किंतु इतिहास की प्रामाणिकता को अनावश्यक रूप से खंडित नहीं किया। कल्पना का मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कल्पना इतनी ज्यादा नहीं होगी कि इतिहास के पात्र को खंडित कर दे, ये नहीं करूंगा मैं।
इसके पीछे का आधार क्या है? क्योंकि उन्हें आम जनता को जागृत भी करना है। काल्पनिक व्यक्ति पर कैसे आप कोई बात कह पाएंगे? अगर आप हवा में रेत का टीला बनाएं तो नहीं चल पाएगा। मैंने कल इसी बात को समझाया था। मुझे अभी कोई बात करनी हो और मैं अभी शिवाजी महाराज का नाम लेके बात करूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इतिहास है। अभी आपको कहीं उत्साहित करना हो, आपको युद्ध में भेजना हो, तो अभी मैं महाराणा प्रताप का नाम ले लूं तो आप उत्साहित हो जाएंगे। ये इतिहास है। और जब इतिहास हम उनका उठाएंगे तो कुछ कल्पना भी आएगी। तो कल्पना और इतिहास जब एक साथ मिलेगा तो फिर हमारे भीतर से एक बोध, हमारे भीतर से एक समझ बनेगी। वही काम जयशंकर प्रसाद भी कर रहे हैं। ठीक है, वो इस बात को बहुत स्पष्ट भी कहते हैं। स्कंदगुप्त की जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि वो लिखते हैं कि पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहां तक संभव हो सका है मैंने नहीं होने दी है। फिर भी कल्पना का अवलंब मुझे लेना पड़ा है। मतलब कल्पना का सहारा मैंने लिया है केवल घटना की परंपरा को ठीक करने के लिए। जैसे इतिहास में आपको तारतम्यता नहीं मिलती है, यह है बड़ी समस्या। इतिहास में क्या होगा, हर चीज नहीं आती इतिहास में कि किस राजा का उसकी रानी के साथ कैसा संबंध था। भावनात्मक पक्ष इतिहास में नहीं आता। वो जब कोई अच्छा टीचर होता है तो वो जोड़ के आपको बता दे कि जोधाबाई का ऐसे संबंध था तो अकबर ने ये कहा और ये सारी बातें, अनारकली की कहानी सुना दे। इतिहास में है नहीं। इसीलिए यहां पर इन्होंने ये कहा कि कल्पना का सहारा मैंने लिया इतिहास की कड़ियों को जोड़ने के लिए और अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, इतिहास दृष्टि को अगर हम देखें तो इतिहास की दृष्टि क्यों उन्होंने रखी? अभी आपने ये देखा कि उन्होंने ऐतिहासिक आवरण का सहारा क्यों लिया। एक चीज तो ऐसे आप देखो, ऐतिहासिक आवरण का सहारा क्यों? तो स्कंदगुप्त की भूमिका में वो स्वयं लिखते हैं। अभी उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब इतिहास की दृष्टि क्या है इनकी? क्योंकि मैं ऐसे जो हवा में बोलता जाऊंगा आपका दिमाग उड़ जाएगा फिर। इतिहास की दृष्टि क्या है? इतिहास की दृष्टि क्या है इनकी? किस तरीके का इतिहास इन्होंने अपने यहां अपने नाटक में रखा है? अगर आप देखोगे तो जयशंकर प्रसाद जो हैं, जिस समय लिख रहे हैं उस समय नवजागरण का काल है भारत में। नवजागरण क्या है? जनता सोई हुई है, उसके भीतर नई प्रेरणा, नया उत्साह, नई उमंग पैदा करना, इसे कहते हैं नवजागरण, जगा देना। और उपयोगितावादी उद्देश्य, मतलब इतिहास का इस्तेमाल क्यों किया है? एक तो नवजागरण के उद्देश्य से, और दूसरा उपयोगिता, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, इसके कारण, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ये मानते थे कि अगर किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें उस राष्ट्र के अतीत का अनुसंधान करना पड़ेगा, सागर मंथन करना पड़ेगा। अगर हम सागर मंथन करने को तैयार नहीं हैं तो फिर हमें कुछ मिलेगा नहीं। सागर मंथन होगा तो अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा, और ये निकलना बड़ा जरूरी है। हम अतीत अपना जानेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। हम अपनी समस्याओं को नहीं जानेंगे तो हम समस्याएं छोड़ भी नहीं पाएंगे।
तो वो यही बात कहते हैं कि राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए अतीत का गहरा अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें भविष्य के संकेत मिलेंगे। हमारा वर्तमान जो है, वर्तमान तभी सुधरेगा जब हम अतीत का मंथन करेंगे, और जब अतीत का मंथन करेंगे तब हमारा भविष्य बनेगा। इसीलिए वो इतिहास को लेकर आते हैं। इतिहास क्यों हम देखते हैं? आज आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं? आपसे कोई पूछे इतिहास तो मरा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं इतिहास तो मरा हुआ सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो गड़ा मुर्दा उखाड़ना है उसमें। क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हमें सीख देता है कि क्या तुमने जो गलतियां की हैं उन्हें फिर मत दोहराना, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, मानवता को इतनी बड़ी चोट लगेगी जो इसके पहले लग चुकी है। इतिहास हमें अपने भविष्य को सुधारने की दृष्टि देता है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा। तो यहां इसी बात को लेखक भी कहते हैं कि मैंने अतीत का अनुसंधान करने के लिए, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो अतीत का अनुसंधान करना होगा और वहीं से भविष्य के संकेत मिलेंगे कि हमारा भविष्य कैसा बनेगा। और इतिहास के वैसे प्रसंगों को इन्होंने उठाया है जो स्वाधीनता आंदोलन को शक्ति दे सके। मतलब इतिहास के ऐसे स्थलों को उठाया है, ऐसे स्थलों को लिया है जो स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरणा देने का काम कर सके। ऐसे जो आधार हैं, ऐसे जो क्षेत्र हैं, वहां पर बात किया है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है। और वे लिखते क्या हैं? मेरी इच्छा है कि भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में उन ऐसी घटनाओं को मैं दिग्दर्शन कराऊं लोगों को जो हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। मतलब इतिहास की उन अप्रकाशित घटनाओं को, अंशों को लेखक दिखाना चाहता है जिसने आज वर्तमान में हमें यहां खड़ा किया है कि आज हम देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब आज उनके समय का वर्तमान बनाने में जिन अतीत की घटनाओं ने अपना अपना आधार लगाया, अपना सर लगाया है, अपना बलिदान दिया है, उन घटनाओं का दिग्दर्शन करना चाहते हैं लेखक। जो अभी समाज के सामने अप्रस्तुत था उसे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह इनका दृष्टिकोण है। और वर्तमान की स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है जिन्होंने, ऐसी घटनाएं। उसमें से एक घटना है स्कंदगुप्त की। आज जो संघर्ष हम कर रहे हैं, क्या ऐसा संघर्ष कभी हमने इसके पहले भी किया था? तो हां, किया था। तो स्कंदगुप्त वही नायक है जिसने अपने समय में आर्यावर्त की रक्षा करने का कार्य किया था। ठीक है। अब एक बात यह उठती है कि स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का क्या संबंध है। एक प्रश्न ये उठेगा कि इतिहास और कल्पना का क्या संबंध है। तो एक बात आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि कोई भी साहित्य हो वो बिना कल्पना के बन नहीं सकता। साहित्य में कुछ न कुछ कल्पनाएं होती ही हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो साहित्य भी इतिहास बन जाएगा। साहित्य इतिहास हो जाएगा और फिर उसके अंदर वो बात नहीं रहेगी और वो भाव नहीं रहेगा जिसके लिए साहित्य की रचना की जाती है। तो इतिहास हो जाएगा, बता तो रहा हूं, वो इतिहास हो जाएगा, वो आपके किसी काम का नहीं होगा। अगर यही चीज उनको करना होता तो वो लेख लिख देते हैं पूरा इतिहास का, नहीं स्कंदगुप्त इतना महान था और ऐसा था। इतना बड़ा क्यों नाटक लिखने की जरूरत पड़ती? तो कल्पना का जो उन्होंने प्रयोग किया है, वो इतिहास का ढांचा तो स्वीकार करते हैं लेकिन उसके भीतर कल्पना को मानते हैं। इतिहास के ढांचे के भीतर कल्पना को स्वीकार किया जा रहा है।
अगर ढांचा है तो पहले तो विश्वसनीयता स्कंदगुप्त के नाम पर ही आ जाएगी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक शब्द कि स्कंदगुप्त, तो आपके अंदर ये पहले से ही पता है कि स्कंदगुप्त बहुत बड़ा योद्धा था गुप्तों में। और उसके साथ अगर हमने कहा कि देवसेना, तो आप मान लेंगे कि हां देवसेना होगी कोई उसके ढांचे के अंदर। लेकिन आपसे ये मैं कहता देवसेना, तो पहली चीज तो यही हो जाती कि वो ऐतिहासिक ही नहीं रहती। और जब ऐतिहासिक नहीं रहती तो ज्यादा समाज पे प्रभाव भी नहीं पड़ता, ये हमने कल बताया था। इसलिए देवसेना का नामकरण भी हमने नहीं लिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां इतिहास क्या होता है? इतिहास केवल बाहरी जीवन को प्रस्तुत करता है, ध्यान समझ लो। इतिहास जो घटनाएं हुई हैं केवल बाहर की चीजों को दिखाता है, वहीं साहित्य हमारे अंतर जगत को दिखाता है। अंतर जगत की पीड़ा को, हलचल को, संघर्ष को, दुविधा को साहित्य दिखाता है। इसलिए इतिहास में बहुत ज्यादा कार्य कारण की श्रृंखला नहीं मिलेगी आपको, एक जो घटनाओं में जो श्रृंखलाबद्धता नहीं मिलेगी। लेकिन साहित्य में भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अंतर जगत भी दिखता है, अंतर जगत की विषय वस्तुओं को भी दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा इतिहास में नहीं, इतिहास केवल बाहरी जगत को दिखाता है। और जब हम आंतरिक जगत को दिखाना चाहते हैं तो हमें कल्पना का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उनमें कोई जो कड़ियां होती हैं वो टूटी हुई होती हैं। कब क्या हुआ कुछ पता नहीं चलेगा, आप उनको एक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई पिक्चर दिखाना चाहते हैं, कोई नाटक दिखाना चाहते हैं, कोई चीज दिखाना चाहते हैं, तो एक सीक्वेंसिंग चाहिए आपको। सीक्वेंसिंग के लिए बीच में आपको घटना नहीं पता है तो उसको जोड़ने के लिए कुछ आपको कल्पना का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए लेखक कल्पना का प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐतिहासिक मूवी बनी है उसमें कल्पना का इस्तेमाल हुआ है, नहीं तो मूवी बनी नहीं पाएगी। इसलिए किया जाता है कल्पना। किसी भी पात्र पे तुम बना दो मूवी, भगवान राम पे बना दो, लेकिन बीच की घटना तुम भूल जाओगे कि क्या है क्या यहां। अब उसको दिखाने के लिए कल्पना का इस्तेमाल होगा ही होगा, यह बात होती है। तो कुछ ऐसे पात्र बनाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे सूत्र बनाने पड़ते हैं जिससे वो घटनाएं जुड़ सके। तीसरी बात, इतिहास के जो प्रसंग होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो किसी एक खास देश काल से संबंधित होती है। मतलब एक देश काल से जो बंधी हुई होती है। जैसे आपने गुप्त काल की बात की तो वो उसी काल की बात है। लेकिन साहित्य जो होता है वो देश काल से अपने आप को मुक्त करना चाहता है। साहित्य कभी बंधने का नाम नहीं है, साहित्य का नाम है मुक्ति। सारे बंधन टूट जाएं, एक प्रवाह का नाम साहित्य है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देश काल को उससे मुक्त करने की बात होती है, इसलिए यहां पर कल्पना का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोई भी रचनाकार होगा, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वो जो मुंशी प्रेमचंद हो या यशपाल हो, हर व्यक्ति का एक अपना दर्शन होता है। हमारा आपका भी एक दर्शन, लेकिन अभी आपका दर्शन कुछ नहीं बना होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक अवस्था विशेष पे आएंगे तो आपका ये एक अपना दर्शन होगा। तो आपका दृष्टिकोण, आपकी आइडियोलॉजी की, आप किस तरीके से दुनिया को सोचते हो, कैसे सोचते हो। कुछ लोग ऐसे बहुत लिबरल बात करेंगे लेकिन अंदर से घोर जातिवादी होते हैं, लेकिन वो ऊपर दिखाते हैं मैं बड़ा लिबरल हूं, लेकिन जब अंदर से बात आती है तो फिर उनकी विचारधारा जाग उठती है। तो यहां एक बात और भी है कि इतिहास में अगर आप देखें तो साहित्य में कल्पना का सहारा इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि कोई रचनाकार अपने दर्शन को भी दिखाना चाहता है, और जब उसे अपना दर्शन दिखाना होगा तो इतिहास में नहीं होता वो। अब स्कंदगुप्त के अंदर जो दर्शन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि स्कंदगुप्त ये चाहता है कि मुझे पागलों की विस्मृति मिल जाए और जो योगियों सी समाधि मिल जाए। पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और फिर वो कहता है कि देवसेना अगर एक बार तुम हां कह दो,
ये सब चीजें नहीं है इतिहास में, ये सब साहित्य में संभव है, और ये साहित्य में नहीं रहेगा तो साहित्य मर जाएगा। साहित्य की आत्मा भी यही है, भावना। और जयशंकर प्रसाद जो हैं भावनाओं के कवि। कहते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रेम जो है बालकों जैसे हृदय से होता है, मतलब जिसका हृदय जो बच्चों के समान होगा वही प्रेम कर सकता है। ये ऐसे लोगों के लिए प्रेम नहीं है कि जो बड़े बुद्धिमान होते हैं। प्रेम सबके लिए होता भी नहीं है। वास्तव में प्रेम एक अलग अलग परिभाषा है जो गूढ़ शब्द है। प्रेम ऐसा झरना है जो हमेशा बहता रहता है। हाँ, उसने कहा था, ठीक है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो लेखक भी अपने विचारधारा, अपने दर्शन को रखना चाहता है। तो उनकी विचारधारा क्या है बताओ? स्कंदगुप्त की विचारधारा क्या है? हाँ, विचारधारा या उनका दर्शन क्या अच्छा वैसे बताओ। स्कंदगुप्त का दर्शन देखो, आनंदवाद बताया इसने, आनंदवाद। इसके अलावा प्रत्यभिज्ञावाद, शैवाद्वैतवाद, एक ही चीज है सब। सबका मतलब यह है समरसता। समरस की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां सुख दुख भी हो तो हिलोर न मारे अंदर से, लहरें उद्वेग न करे। इस शैव दर्शन की परंपरा से इन्होंने लिया है। शंकरा अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनके यहां सभी दर्शनों को साथ में जो पिरो दिया गया है, जैसे मोतियों की माला। वेदांत दर्शन की नई विचारधारा को लिया गया है, नव्य वेदांत को। इसके अलावा इन्होंने जो बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को लिया है, और क्या लिया है, वेस्टर्न फिलॉसफी के भी वहां पर जो हर क्षण जो हमारा जो जीवन है जो बदलाव ले रहा है उसको भी लिया है। इसके अलावा जो मार्क्स का भी प्रयोग किया है। तो सभी दर्शनों का इस्तेमाल करके इन्होंने एक अपना दर्शन दिखाया है। इसलिए इतिहास का आधार जो लिया गया और इतिहास में कल्पना का प्रयोग हुआ है। बोलो, अगर हम बात करें कि इतिहास और जो कल्पना का समन्वय किस मात्रा में है, तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ ज़्यादा दूध है और कहाँ ज़्यादा पानी है। कौन से ऐसे पात्र हैं जो ज़्यादा ऐतिहासिक हैं और कौन से ऐसे पात्र हैं जो अर्ध ऐतिहासिक हैं और कौन से ऐसे पात्र हैं जो बिल्कुल काल्पनिक हैं। तो इतिहास और कल्पना का समन्वय किस तरीके का है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त के हर जगह स्रोत मिलते हैं, वो ऐतिहासिक है और उसके लिए हर जगह आपको सोर्स मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद खुद इस रचना को जो लिखने से पहले बहुत सारे ऐसे सोर्सेज थे जिसको उन्होंने पढ़ा था, जो ऐतिहासिक सोर्सेज थे। जैसे एक तो उन्होंने पढ़ा था वो भीतरी का अभिलेख, जिसमें हूणों के आक्रमण के समय स्कंदगुप्त द्वारा उनसे रक्षा या उनके आक्रमण को असफल करने का प्रयास जो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश में जो भीतरी नामक स्थान से मिलता है। वो भीतरी कहाँ है? वो गाजीपुर के पास है ना। जो गाजीपुर एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे एक स्थान है वो भीतरी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक अभिलेख था वो जूनागढ़ का, इसका भी अध्ययन उन्होंने किया था। इसके अलावा इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख भी पढ़ा था, कोसम का जो मूर्ति अभिलेख भी पढ़ा था, और इसके अलावा जो गुप्त काल की जो रजत मुद्राएं थी उनको भी देखा था, जो सिक्के थे उस समय के। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं इतना बड़ा जो लेखक बन जाता है, अध्ययन करना पड़ता है। आज के समय तो जो ऐसा हो गया है कि आदमी उस पे पढ़ लेता, फेसबुक पे और फिर व्हाट्सएप पे। तो जितने विश्वविद्यालय इस समय तो इसी पे चल रहे हैं, वो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, इसी से पढ़ के लोग विद्वान हैं। पहले के विद्वान ऐसे नहीं होते थे। पहले के विद्वान पढ़ते थे,
और अच्छे तरीके से पढ़ते थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो पुस्तकें पढ़ी थी इतिहास पे, उसके बारे में भी पूरा आता है वर्णन। केपी जायसवाल की पुस्तक पढ़ी थी, इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा आरडी बनर्जी की पुस्तक पढ़ी थी, द एज ऑफ इंपीरियल गुप्ताज। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी फ्लीट की, एक लेखक थे अंग्रेज फ्लीट, उनकी पुस्तक थी कार्पस इंस्क्रिप्शन ऑफ एंडी कैरम। और एक पुस्तक पढ़ी थी राधा गोविंद की, उनकी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इतनी सारी पुस्तकें, इतने अभिलेख पढ़ने के बाद तब स्कंदगुप्त का उन्होंने चरित्र बाहर निकाला। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे चरित्र हैं इस नाटक में जो पूरी तरह से ऐतिहासिक है। कौन कौन से? एक तो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त उसके पिता, अनंत देवी, पर्णदत्त, चक्रपालित और जो बंधु वर्मा। ये सारे के सारे ऐसे चरित्र हैं जो ऐतिहासिक हैं। और अगर हम देखें तो स्कंदगुप्त की जो महानता या उसकी विरक्ति पर इतिहास में संशय है। ये अभी आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। अभी आपको ये समझना है कि पूरी तरह से ऐतिहासिक पात्र कौन कौन से हैं। इसका मतलब जो उनकी मां स्कंदगुप्त की, वो भी ऐतिहासिक नहीं है, देव की। ये कल्पना बनाया गया है कि थोड़ा सा ऐसा बने कि अनंत देवी के सामने उसकी मां है और उनको जो शत्रुओं ने जो घेर लिया है और बाद में स्कंदगुप्त उनको बचाने आते हैं, ये कल्पना है। तो यहां आपने ये देखा कि ऐसे पात्र हैं जो पूरी तरह से ऐतिहासिक है। कौन कौन से? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, पर्णदत्त, चक्रपालित और जो बंधु वर्मा है। अब एक चीज यहां पर यह बताई गई है कि स्कंदगुप्त के अंदर जो विरक्ति का भाव दिखाया गया है वो इतिहास में नहीं मिलता, कि उनको ऐसी विरक्ति की कोई आवश्यकता थी। वो चूंकि जयशंकर प्रसाद की आवश्यकता थी, तो स्कंद के अंदर वो खुद भी उतर गए हैं कि अगर मैं स्कंद होता तो मैं क्या सोचता। देखो, यहां पर आप उतरेंगे नहीं तब तक रचना होगी नहीं। तब रचना जब लेखक अपने आप को उतारता है तब रचना आगे बढ़ती है। तो विरक्ति के मुद्दे पर और ऐतिहासिकता, अगर आप कहें तो ऐतिहासिकता की दृष्टि से तो ये ऐतिहासिक तो ही हैं, लेकिन जितना महान इसको इस नाटक में ये रखा गया है कि स्कंदगुप्त इतना महान था, इसकी महानता पर भी संदेह है। इतनी महानता की बात नहीं है। हाँ, ये है कि उन्होंने आक्रमण को रोका, लेकिन महानता इन्होंने कुछ ज्यादा दिया है। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा अगर आप कहें ऐतिहासिक घटनाएं भी रखी गई हैं। क्या क्या रखा गया है? कि उसने हूणों को हराया था स्कंदगुप्त ने, यह ऐतिहासिक घटना है। इसके अलावा उसका जो खुद का भाई था पुरगुप्त, उससे आंतरिक द्वंद्व वास्तव में चल रहा था। इतिहास में भी ऐसी चर्चा मिलती है कि स्कंदगुप्त का अपने भाई जो पुरगुप्त के साथ एक आंतरिक द्वंद्व चल रहा था। ठीक है, ये इतनी घटनाएं तो ऐतिहासिक है पूरी तरह से। अगर हम बात करें कि अर्ध ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी हैं, अगर आप देखें तो एक तो ये बताया गया है इस नाटक में कि उत्तराधिकारी जो है वो स्कंदगुप्त है। लेकिन आप इतिहास में देखेंगे तो इतिहास में स्कंदगुप्त को उत्तराधिकारी नहीं बताया गया है कि उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ही था। भीतरी अभिलेख में अगर आप ये देखते हो तो कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि स्कंदगुप्त सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ था। इतिहास में भी एक इस बात का भी संशय है कि उसकी माता क्या राजवंश से थी या नहीं थी, इस पे भी संदेह है। इसके अलावा ये भी कुछ लोग मानते हैं कि वो जो गुप्तों के राज्य का उत्तराधिकारी भी नहीं था, स्वाभाविक उत्तराधिकारी उसको कुछ लोग नहीं मानते इतिहासकार। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने सत्ता के लिए संघर्ष किया था, लेकिन इस नाटक में दिखता है कि स्कंदगुप्त के लिए सत्ता जो है वो संघर्ष का नहीं है मामला। वो उसको सारहीन मानता है, सत्ता को उसको प्राप्त ही नहीं करना चाहता है। वो कहता है मैं एकमात्र सिपाही हूं। और यहां इतिहास कुछ अलग बताता है। इतिहास कहता है कि उसने सत्ता के लिए संघर्ष किया था, अपनी गद्दी के लिए। और राज्य के त्याग की जो भावना यहां जयशंकर प्रसाद दिखाते हैं वो भी अपने आप में काल्पनिक लगती है कि हाँ, कि इतना बड़ा कोई व्यक्ति है और वो ये कहता है कि हमें राज्य मैं छोड़ दूंगा। तो ये भी घटना अपने आप में
काल्पनिक सी हमें दिखाई देती है। इसके अलावा मालव वंश के जो लोग हैं उन्होंने हूणों से आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए ये कहा कि हमें जो गुप्तों की सहायता चाहिए। इतिहास में इसका भी कोई वर्णन नहीं मिलता कि मालव वंश के लोगों ने सहायता मांगी थी, लेकिन यहाँ आपको दिखाई देता है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी और ये अचानक पहुंचते हैं। वहीं देवसेना और विजया नाम की दो नायिकाएं हैं, ये सब दिखता है ना आपको, तो ये चीजें भी यहाँ दिख रही हैं। कुमार गुप्त को यह दिखाया गया है कि वो बहुत ज्यादा जो विलासी थे, इस नाटक में दिखाया गया है, लेकिन यह भी अपने आप में काल्पनिक लिखता है, क्योंकि ना तो एक तो उनका इतिहास में बड़ा अच्छा नाम है, वो दुर्बल व्यक्ति भी नहीं थे, और उस समय की उनकी मुद्राएं जो थी उसमें उनको शक्तिशाली शासक दिखाया गया है। तो उनको भी हल्का, क्योंकि अगर आप एक को हल्का नहीं करोगे तो एक चित्र ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो यहां लेखक ने कुछ स्थानों पर कल्पना का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक बात आपको यह भी दिखाई देगी, जो बंधु वर्मा है वो कुमार गुप्त के अधीन एक जो शासक था, जबकि जयशंकर प्रसाद ये दिखाते हैं कि उसने राष्ट्र प्रेम में अपने राज्य का त्याग कर दिया था। मतलब अपने राज्य का त्याग करना दिखाते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो उनका राज्य अधीन राज्य अपने आप ही था पहले से। ठीक है, ये सारी घटनाएं जो हैं अगर आप देखें तो अर्ध ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसमें आधा इतिहास है और आधा असत्य है। ठीक है, अब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक है। कौन सी ऐसी घटनाएं साहब? अनंत देवी का नाम मिलते ही नहीं कहीं, लेकिन अब लेखक को अब यह दिखाना था अनंत देवी और वो देवकी नाम की दो महिलाएं दिखाए, अब उनका संघर्ष दिखा दिए। भट्टार का नाम नहीं मिलता, जो प्रपंच बुद्धि का जो षड्यंत्र की बात है उसका भी कोई इतिहास में उल्लेख नहीं है। फिर जो भट्टार्क और अनंत देवी जाके हूणों से समझौता करते हैं, उसके बाद हमला हो जाता है, इसका भी कोई इतिहास में उल्लेख नहीं है। लेकिन यहां पर लेखक ने हर चीज को दिखाया है कि ये लोग चले गए वहां हूणों जाके समझौता। हूण तो किसी से बात नहीं करते थे, पहले तो गर्दन उतार के हाथ में रख लेते थे फिर बात करते थे। लेकिन अब चूंकि इतिहास, भाई आपकी गर्दन ही नहीं बचेगी तो कहां समझौता करें? अनंत देवी की गर्दन उतार देते हूण, वो तो बात नहीं करते थे ना। नादिर शाह यहां आया था दिल्ली में, नादिर शाह ने बात नहीं किया था, केवल गर्दन उतारी थी कई दिनों तक। ये जो मंगोलपुरी बसा है वो उसी समय का है, सब है मारा काटा हुआ। 1739 नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो बस खाली हल्ला हो गया था कि आपके सिपाहियों को मारा जा रहा है, उसी पे उसने कत्लेआम मचवा दिया था। यहां समझना पड़ेगा कि जब कोई विदेशी आक्रमणकारी आता है तो आपसे बात नहीं करने आया है, वो आपके देश में घुसा है, अगर आप बोलेंगे तो आपको मारेगा। इसीलिए अंग्रेज जब आपके देश में आए तो आप कुछ बोलते थे पहले आपकी पिटाई करते थे, वो हंटर साथ लेकर चलते थे। अगर बोले नहीं तो हंटर पहले ऐसे ऐसे करते तो वैसे ही लोग भाग खड़े होते थे। लेकिन आप अपना इतिहास नहीं जानते थे ना, इसलिए ऐसा करते थे। आपके जो पूर्वज है वो बड़े महान थे, आपकी संस्कृति बहुत महान थी। आपके पूर्वजों ने अपने नहीं दूसरों के कल्याण के लिए अपना दान कर दिया, इतने महान महान लोग थे। लेकिन आप अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपको इतिहास ही नहीं पता। आपको इतिहास ही नहीं पता है। आपके यहां ऐसे ऐसे लोग हुए, ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिसने अपनी हड्डियां तक दान कर दी देश के लिए। दधीची हड्डियां दान कर दी कि जाओ युद्ध लड़ लो। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने मांस को दे दिया कि हाँ भाई कि हमारा पूरा मांस खा जाओ। हरिश्चंद्र हुए। ये देश बड़ा महान देश है, यहां इतिहास तो भरा हुआ है पूरा, लेकिन इतिहास की सोच कौन पैदा करेगा? तो वो काम पैदा कर रहे हैं, वो चीज यहां पर जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा कुमार गुप्त की जब मृत्यु होती है तो एक चीज और आती है कि जो महादंड नायक हैं या जो महाप्रतिहार है वो सब आत्महत्या कर लेते हैं नाटक में, अगर आप देखेंगे तो। लेकिन ये भी कल्पना है, कोई हत्या हत्या नहीं, अपने आप को कोई नहीं मारता है राजा के मरने के बाद। ये तो आपने सुना होगा
कि जो महिलाएं होती थी पत्नियां, वो अपने आप को जो मार देती थी, वो सती प्रथा हो जाता था। लेकिन कोई अधिकारी अपने आप को मार दे राजा को मरने, भाई ये तो अपने आप में बिल्कुल ही काल्पनिक लगता है कि कोई अधिकारी मार देगा अपने आप को, उसको कोई मतलब ही नहीं होता। इसके अलावा एक घटना यह भी दिखाई देती है कि प्रपंच बुद्धि जो है वो देवसेना की नर बलि देने की बात करता है। तो ये भी घटना अपने आप में पूरी तरह से काल्पनिक ही आपको दिखाई देगी। इसके अलावा देवकी की समाधि पर देवसेना और जो पर्णदत्त कार्य कर रहे हैं, यह भी काल्पनिक है। विजया की आत्महत्या भी काल्पनिक है। और ये सारी घटनाएं जो है ये पूरी तरह से काल्पनिक है। तो अगर आप देखें तो ये जो पूरी रचना है, जो स्कंदगुप्त नाटक है, यहां पर जो कल्पनाएं हैं वो उद्देश्य परक हैं, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई है। उदाहरण के लिए जो देवसेना की नरबली है वो इसलिए दिखाया गया है कि भारत में बौद्ध धर्म में कैसे अंधविश्वास फैल रहा था, कैसे बौद्ध धर्म में तंत्रवाद का प्रभाव आ गया था, इसलिए इस चीज को दिखाया गया है। इसके अलावा एक चीज आपको यह भी दिखाई देगी कि विजया की आत्महत्या क्यों हुई। तो जो पारिवारिक मूल्य हैं उनकी रक्षा करने के लिए विजया ने आत्महत्या किया था। इसके अलावा अनंत देवी को क्यों दिखाया गया है, क्योंकि एक किसी योजना के लिए जो कोई संघर्ष करता है उस स्थिति को दिखाने के लिए अनंत देवी के संघर्ष को दिखाया गया है कि अनंत देवी किसी योजना के लिए बाद में संघर्ष करती हैं और उसके बाद देखेंगे कि उनका हृदय भी बदलता है, अनंत देवी का भी लास्ट में। और स्कंदगुप्त को अगर आप देखें तो उसका चरित्र इतना महान इसलिए दिखाया गया है कि वो एक महान और उदात्त नायक बन सके, जिससे भारतीय जनता के अंदर एक प्रेरणा आए। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कल्पना का प्रयोग इस नाटक में इसलिए हुआ है क्योंकि उद्देश्य था लेखक का कुछ। ये केवल इसलिए नहीं है कि जो आपको चमत्कृत करना था या जो बुद्धि का विलास करना था, कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आपको नए नए जो चमत्कार दिखाना चाहते, ऐसा नहीं किया उन्होंने, बल्कि इसलिए किया क्योंकि एक ऐतिहासिक वातावरण हो जाए और इससे एक माहौल बने देश की आजादी के लिए, संघर्ष करने के लिए कि स्थितियां आए सामने और एक मूल ढांचा ऐतिहासिक रखा जाए। इतिहासकार अगर इसको कोई अपने उसमें देखेगा तो उसको बहुत अच्छा नहीं समझ में आया, क्योंकि इतिहास को तोड़ा गया है, कुछ अलग अलग स्थानों पर नई नई कल्पनाएं रखी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ इतिहास और कल्पना एक दूसरे के पूरक है, उनका विरोध नहीं है। जो लेखक जिस उद्देश्य से रचना कर रहे थे वो अपने उद्देश्य को रखने में सफल हुए। क्लियर? अब लिख लो। बोलो भाई। अब ये प्रश्न लगभग आ जाता है कभी कभी, इसलिए इस पे हमने थोड़ा सा आपको जो डिटेल में बता दिया कि कैसे लिखना होगा। लिखिए। प्रश्न यह है कि स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का क्या संबंध है? इतिहास और कल्पना का क्या संबंध है? जयशंकर प्रसाद यह स्वयं जानते थे कि कोई भी रचना बिना कल्पना के
कोई भी रचना बिना कल्पना के नहीं बन सकती, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो साहित्य भी इतिहास हो जाएगा। यदि लेखक को इतिहास ही दिखाना था तो भूमिका के 4 लेख ही पर्याप्त थे। भूमिका के 4 लेख ही पर्याप्त थे। नाटक लिखने की आवश्यकता नहीं थी। नाटक लिखने की आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः जयशंकर प्रसाद इतिहास का एक आवरण स्वीकार करते हैं। इतिहास का एक आवरण स्वीकार करते हैं, परंतु उसके अंदर कल्पना का प्रयोग करते हैं। परंतु उसके अंदर कल्पना का प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग प्रमुख उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। अब कुछ उद्देश्य लिख लीजिए, 1 2 3 4, 4 उद्देश्य। इतिहास में केवल बाहरी जीवन के चित्र को दिखाया जाता है। इतिहास में केवल बाहरी जीवन के चित्र को दिखाया जाता है, वहीं अंतर जगत को दिखाने के लिए कल्पना का प्रयोग आवश्यक होता है। वहीं अंतर जगत को दिखाने के लिए कल्पना का प्रयोग आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट, इतिहास में घटनाओं की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। उन कड़ियों को जोड़ने के लिए इतिहास में घटनाओं की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। उन कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ सूत्रों की कल्पना आवश्यक होती है। उन कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ सूत्रों की आवश्यकता होती है। कुछ सूत्रों की कल्पना की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, इतिहास के प्रसंग देश काल से संबंधित होते हैं। इतिहास के प्रसंग देश काल से संबंधित होते हैं, वहीं साहित्य इसे देश काल की सीमाओं से बाहर निकालना चाहता है।
वहीं साहित्य इसे देश काल की सीमाओं से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए कल्पना जरूरी हो जाती है। इसलिए कल्पना जरूरी हो जाती है। इसलिए कल्पना जरूरी हो जाती है। अगला पॉइंट। हाँ, किसी भी रचना में रचनाकार अपने दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए कल्पना का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए इस नाटक में स्कंदगुप्त द्वारा बौद्धों के निर्वाण की खोज वस्तुतः जयशंकर प्रसाद की समरसता और आनंद की खोज है। वस्तुतः जयशंकर प्रसाद की समरसता और आनंद की खोज है। अगला पॉइंट बनाइए, इतिहास और कल्पना का समन्वय। इतिहास और कल्पना का समन्वय। इतिहास और कल्पना का समन्वय। इसमें सबसे पहले लिखिए, चरित्रों के आधार पर ऐतिहासिकता। चरित्रों के आधार पर ऐतिहासिकता। इस नाटक में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से ऐतिहासिक हैं। जैसे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, अनंत देवी, पर्णदत्त, चक्रपालित और बंधुवर्मा। इसमें केवल स्कंदगुप्त की विरक्ति और महानता पर ऐतिहासिक दृष्टि से संदेह किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद के निम्न कथन को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद के निम्न कथन को देख सकते हैं। पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध, पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि, पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहां तक संभव हो सकी है, चरित्र की सृष्टि जहां तक संभव हो सकी है न होने दी गई है, जहां तक संभव हो सकी है न होने दी गई है। फिर भी कल्पना का अवलंब लेना पड़ा है, फिर भी कल्पना का अवलंब लेना पड़ा है। अवलंब मतलब सहारा, अवलंब लेना पड़ा है केवल घटना की परंपरा को ठीक रखने के लिए, केवल घटना की परंपरा को ठीक रखने के लिए। ठीक है, इसे में आगे लिखिए। स्कंद गुप्त में, इसी में अगला पॉइंट बना के, स्कंद गुप्त में कुछ पात्र हमें काल्पनिक भी दिखाई देते हैं। स्कंद गुप्त में कुछ पात्र हमें काल्पनिक भी दिखाई देते हैं, जैसे देवसेना, जयमाला, विजया, देवकी, मालिनी, मालिनी, मालिनी जो फूल चुनती है, नहीं, मालिनी आदि। लेखक ने स्त्री पात्रों की कल्पना इसलिए की है, लेखक ने स्त्री पात्रों की कल्पना इसलिए की है जिससे पुरुष पात्र और मानवीय लगे। लेखक ने स्त्री पात्रों की कल्पना इसलिए की है जिससे पुरुष पात्र और ज्यादा मानवीय लगे। ठीक है, अगर आप एक चीज देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की कोई भी रचना है, कामायनी इनका काव्य की दृष्टि से जो महाकाव्य है उसमें भी पढ़ेंगे तो यही दिखाया गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। मतलब जयशंकर प्रसाद की नारी श्रद्धा है, प्रेम है, त्याग की मूर्ति है, हर तरीके का वो त्याग कर दे तब उसको पसंद करेंगे। अगर उसके अंदर कोई इधर उधर की बात आई, जैसे विजया में आ गई, तो आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ते वो। मतलब उनकी नारी के साथ ये बात है कि अगर जयशंकर प्रसाद लिख रहे हैं तो नारी के अंदर इतना अद्भुत उत्साह होना चाहिए, वो सीख देने वाली होनी चाहिए। अगर आप बात करें तो यहां इस नाटक में आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी। कमला अपने बेटे को धिक्कारती है, क्या कहती है कि तुम मुझको अपना मुंह मत दिखाना। अगर वो ये बोल देती कि नहीं बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया और ये, तो फिर जयशंकर प्रसाद के वो एकदम हालत खराब कर देते उसकी। उनकी नायिका या उनके यहाँ पे महिला पात्र किसी भी तरीके का त्याग करने के लिए सक्षम हो, कोई भी सामने हो। इसीलिए देवसेना जो है, अगर आप देखते हैं जो बाहुबली में, तो हर प्रकार का त्याग कर देती है, राज्य वो तुरंत छोड़ देती है। त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग किया राम ने तो राम हो गए, त्याग किया कृष्ण ने तो कृष्ण हो गए। आप त्याग करेंगे तो आप भी कुछ हो जाएंगे, आईएएस हो जाएंगे।
इसलिए हमको त्याग तो करना ही पड़ेगा, बिना त्याग किए कोई काम बनने वाला नहीं। इसीलिए लेखक ने जितने भी महिला पात्रों को यहां रखा है, कल्पना के लिए केवल नहीं रखा है, पुरुषों के संबंध को दिखाने के लिए, उनके अंदर के जो पक्षों को दिखाने के लिए, मानवता के अलग अलग जो रूप हैं उनको दिखाने के लिए इन पात्रों को रखा है कि भावनाएं शामिल हो। अगर एक भी कोई महिला पात्र नहीं रहती तो क्या होता, बोर हो जाता ये पूरा नाटक। इसीलिए आप देखिए कि हर मूवी में, जितनी मूवी बनी उसमें एक जो नायिका जरूर होगी, बिना नायिका के फिल्में नहीं चल सकती। अधिकतर संघर्ष इसीलिए चले हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व में आप देखेंगे तो इसीलिए समस्या है। नायिका का मतलब यह भी है कि एक तरह से मां के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है ना, सहायक के रूप में भी है, मित्र के रूप में भी है, हर तरीके से। तो यहां पर जयशंकर प्रसाद की दृष्टि यह है कि अगर हो लड़की तो देवसेना जैसी, मतलब उनका यही है उत्साह। आप हर जगह वो ऐसी नारी को पसंद करते हैं जो नारी त्याग कर दे किसी भी तरीके का, 1 मिनट की देरी ना लगाए, और अगर उसने कुछ भी अपने तरीके से हासिल करने का प्रयास किया तो फिर वो उनको पसंद नहीं है, फिर उसको वो जीने नहीं देंगे। इसीलिए कुछ आलोचक इनके ऊपर आरोप लगाते कि इन्होंने अपने महिला पात्रों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है, बहुत सारे आलोचक आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने औदात्य दिया है, जो महिला पात्र हैं उनको बड़ा अच्छा स्थान दिया है। आमतौर पे महिलाओं के अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए वो सही निर्णय नहीं लेती, लेकिन जयशंकर प्रसाद के यहाँ महिलाएं जो हैं भावना तो प्रधान हैं, लेकिन वो निर्णय लेने में एकदम अपनी भावनाओं का सहारा नहीं लेती। देवसेना कहती है कि मैंने अपने भावनाओं के जो भी हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही, मैंने उनको रोक दिया है, उससे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ, ऐतिहासिक घटनाएं। इस नाटक में ऐतिहासिक घटनाएं लिखो। इस नाटक में जो प्रमुख घटनाएं हैं, इस नाटक में जो प्रमुख घटनाएं हैं वे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक हैं, वे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं। जैसे स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को हराना, इसके अलावा उसका अपने भाई पुरगुप्त से आंतरिक द्वंद्व, इसके अलावा उसका अपने भाई पुरगुप्त से आंतरिक द्वंद्व, हाँ अंतर्द्वंद या आंतरिक द्वंद्व जो लिखना चाहो, अंतर्द्वंद हमें दिखाई देता है। अगला पॉइंट बनाओ, अर्ध ऐतिहासिक घटनाएं। इस नाटक में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका मूल आधार तो ऐतिहासिक है, किंतु विचारों के स्तर पर जिनका मूल आधार तो ऐतिहासिक है, किंतु विचारों के स्तर पर
किंतु विचारों के स्तर पर जयशंकर प्रसाद ने कल्पनाओं को भी शामिल किया है। जैसे स्कंदगुप्त ने सत्ता के लिए संघर्ष किया था। जैसे स्कंदगुप्त ने सत्ता के लिए संघर्ष किया था। स्कंदगुप्त ने सत्ता के लिए संघर्ष किया था, लेकिन इस नाटक में उसके अंदर राज्य त्याग की भावना दिखाई जाती है। लेकिन इस नाटक में उसके अंदर राज्य त्याग की भावना दिखाई जाती है, जो काल्पनिक लगती है, जो काल्पनिक लगती है। अगला पॉइंट, मालव वंश के शासक द्वारा, अगला पॉइंट, हाँ इसी में, मालव वंश के शासक के द्वारा हूणों के विरुद्ध सहायता की याचना करना। मालव वंश के शासक द्वारा हूणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त से सहायता की याचना करना काल्पनिक लगता है। सहायता की याचना करना, जो मदद मांगना, काल्पनिक लगता है। आदि, ये कुछ घटनाएं हैं जो अर्ध ऐतिहासिक हैं। इसके अलावा एक दो घटनाएं मैंने और भी बताई थी, जैसे जो भीतरी अभिलेख में मिलता है कि वो ज्येष्ठ, या इसकी कोई सूचना नहीं मिलती, लेकिन यहाँ दिखाया गया कि वो युवराज है, लेकिन जब हम अभिलेख चेक करते हैं तो वहाँ ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती। प्लस उसकी माँ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि उसकी माँ एक राजकन्या ही थी। तो ये सारी सूचनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन इस नाटक में आपको ऐसा दिखाया गया कि ये सूचनाएं हैं, लेकिन ये सूचना इतिहास में नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, पूरी तरह से काल्पनिक घटनाएं। पूरी तरह से काल्पनिक घटनाएं, पूर्ण काल्पनिक घटनाएं, पूरी तरह से काल्पनिक घटनाएं। उदाहरण के लिए कुछ घटनाओं को देख सकते हैं। भट्टार्क अनंत देवी का, भट्टार्क कौमा अनंत देवी का हूणों के साथ समझौता किया जाना। भट्टार्क अनंत देवी का हूणों के साथ समझौता किया जाना, यह पूरी तरह से काल्पनिक है, कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ। इसके अलावा अनंत देवी, भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का षड्यंत्र। अनंत देवी, भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का षड्यंत्र या साजिश। एक घटना और लिख लो, विजया की आत्महत्या। एक घटना और लिख लो, प्रपंच बुद्धि के द्वारा देवसेना की नरबलि का प्रयास। प्रपंच बुद्धि के द्वारा देवसेना के नरबलि का प्रयास। अगला पॉइंट, मतलब इसी में इसको खत्म करो, एक इंडिपेंडेंट पॉइंट बनाओ नया।
इस प्रकार हम इस नाटक में कई ऐसे प्रसंग देखते हैं जो काल्पनिक हैं। इस प्रकार हम इस नाटक में कई ऐसे प्रसंग देखते हैं जो काल्पनिक हैं। परंतु ये कल्पनाएं उद्देश्यपरक हैं। परंतु ये कल्पनाएं उद्देश्यपरक हैं। जैसे देवसेना की नरबली, जैसे देवसेना की नरबली तत्कालीन बौद्ध धर्म की, जैसे देवसेना की नरबली तत्कालिक बौद्ध धर्म की विकृतियों को दिखाने के लिए रखा गया है। तत्कालिक बौद्ध धर्म की विकृतियों को दिखाने के लिए रखा गया है। इसके अलावा स्कंदगुप्त का गरिमामयी चरित्र इसलिए रखा गया है। इसके अलावा स्कंदगुप्त का गरिमामयी चरित्र इसलिए रखा गया है कि नाटक के नायक को और उदात्त बनाया जा सके, कि नाटक के नायक को और उदात्त बनाया जा सके। लास्ट पॉइंट निष्कर्ष लिखिए। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस नाटक में कल्पना का प्रयोग तो हुआ है। इस नाटक में कल्पना का प्रयोग तो हुआ है, पर यह उद्देश्यपरक है। केवल बुद्धि विलास के लिए नहीं हुआ है। केवल बुद्धि विलास के लिए नहीं हुआ है। यद्यपि जयशंकर प्रसाद के नाटक में कल्पना अत्यधिक है, यद्यपि जयशंकर प्रसाद के नाटक में कल्पना अत्यधिक है, परंतु ऐतिहासिक वातावरण को बनाए रखने में लेखक सफल रहे। इसीलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जिससे गुप्तकालीन वातावरण बना रहे। उदाहरण के लिए राजा के लिए भट्टारक,
भट्टारक और सेनापति के लिए महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। महाबलाधिकृत जैसे इस्तेमाल हुए हैं। इस प्रकार नाटक का मूल ढांचा ऐतिहासिक है। इस प्रकार नाटक का मूल ढांचा ऐतिहासिक है। पात्र तथा प्रसंग इतिहास से लिए गए हैं। और वस्तुतः पात्र और प्रसंग, पात्र मतलब जैसे जो पात्र रखे गए हैं और जो घटनाएं हैं उसको कहते हैं प्रसंग। पात्र और प्रसंग इतिहास से लिए गए हैं और यहां इतिहास तथा कल्पना एक दूसरे के पूरक बने हैं। यहां इतिहास तथा कल्पना एक दूसरे के पूरक बने हैं। ठीक है। नाटक की भाषा, भाषा शैली, कुछ लिखना नहीं है। क्यों रिचा, ठीक रहेगा ना? कुछ लिखना नहीं, ठीक रहेगा? कि लिखना चाहते? अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर एक आरोप लगता है कि इनकी भाषा बहुत ज्यादा तत्सम है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का खूब प्रयोग करते हैं। ये आरोप खूब लगाते हैं लोग कि जयशंकर प्रसाद को समझना आसान नहीं है। आप इनका एक भी नाटक उठा के पढ़ेंगे, अगर आप स्कंदगुप्त ही पढ़ने बैठेंगे आपको समझ में कम आएगा। और जब बच्चे हिंदी साहित्य लेते हैं तो स्कंदगुप्त जब ये ऐसा नाटक उठाते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि इसकी भाषा को कैसे समझें। आरोप है कि आम जनता को इनकी भाषा जो है वो समझ में नहीं आती। अब इस आरोप के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आरोप क्या ठीक है या आवश्यकता है। अब ये जिस काल के बारे में उठा रहे हैं, अगर आप जो दिव्या को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसी ही भाषा है। जब दिव्या उपन्यास पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसी ही भाषा है। एक वातावरण को जब निर्मित करना होता है तो वातावरण के लिए कुछ ऐसी शब्दावली होती है जिनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहां यही चीज है। सबसे पहली बात तो यह है कि जयशंकर प्रसाद अपने इस नाटक को जनसाधारण के लिए नहीं लिख रहे थे कि आम जनता के लिए लिख रहे थे। उन्होंने ये नाटक ऐसे लोगों के लिए लिखा जो लोग शिक्षित थे, क्योंकि उनको ये पता था कि भारत में शिक्षा अभी नहीं है। ये नाटक वही पढ़ पाएंगे जो लोग पढ़े लिखे हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो शिक्षित हों और समझदारी से इस नाटक को पढ़ें। दूसरी बात यह है कि इस नाटक के कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो क्लिष्ट हों या उनकी बातें आपको न समझ में आती हों, लेकिन बहुत सारा अंश ऐसा है जो आम जनता के समझ में आने योग्य है, जो साधारण शब्द का इस्तेमाल जहां पर हुआ है। जैसे एक जगह देवकी बोलती है, चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। तो ये तो हर आदमी को समझ में आ रहा है, रक्त के प्यासे कुत्ते। इसके अलावा एक जगह आता है कि मैं 2-4 दिन के लिए अवंती जाने वाला हूं, युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा। मतलब युवराज भट्टारक मतलब स्कंदगुप्त, अवंती जाने वाला। ये तो आसान सी भाषा है।
तो दो आरोप लगते हैं। पहला आरोप क्या लगा इनके ऊपर कि इनकी भाषा तत्सम भाषा का प्रयोग ज्यादा है, तत्सम भाषा का प्रयोग। ठीक है, अब इस पे एक तो ये बात है कि आम जन को इन्होंने ये जो नाटक लिखा है शिक्षित व्यक्ति के लिए लिखा है, शिक्षित व्यक्ति के लिए। दूसरी बात, हर स्थान पर क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं है, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं है। आसान शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, कुछ आसान शब्द भी रखे गए कि जो आम जन को समझ में आ सके। ठीक है, तो उदाहरण आप दे देंगे, वो कुत्ते के प्यासे वाला। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस चीज को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, अगर आप जो भाषा देखते हैं तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र और जो उस समय जो लोग और लिख रहे थे जैसे राजा विष्णु प्रसाद सितारे हिंद, उनकी भाषा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद जो हैं कालिदास की परंपरा से प्रेरित है। भवभूति जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं उनकी परंपरा से प्रेरित है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं जयशंकर प्रसाद। वेद, उपनिषद, पुराण सब पढ़े हुए हैं। तो जब लिखेंगे, तो जब ऐसा व्यक्ति लिखेगा तो उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ होगी, होगी कि नहीं होगी? बोलो। जो जैसा साहित्य पढ़ेगा, जैसे अध्ययन करेगा, वैसा ही तो लिखेगा। तुम पढ़ोगे एकदम अस्तरीय पुस्तक तो अस्तरीय लिखोगे, और जब अस्तरीय नहीं पढ़ोगे तो क्या लिखोगे? हल्का स्तर लिखोगे। हम पानी पीने गए थे, पानी पी के आ गए, हमें वहां पर छोटू भैया मिले। जब हम जैसा देखते वैसे लिखेंगे। तो अब इनके पास कोई छोटू भैया नहीं है, ये वहां से पढ़ के आए हैं अच्छे तरीके से, इसलिए इनकी भाषा भी जो है अच्छी है, परिमार्जित है। तो यहां अगर आप देखें तो कालिदास और भवभूति की परंपरा से आते हैं, और आगे चल के अगर आप देखेंगे तो इन्हीं का ही अगला रूप आपको एक तो मोहन राकेश के यहां दिखाई देगा और दूसरा जगदीश चंद्र माथुर के यहां दिखाई देगा। ये दोनों लोग जयशंकर प्रसाद की ही परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप इसके बाद मोहन राकेश को ही पढ़ने वाले हैं, उनकी भी भाषा ऐसी ही है, संस्कृत निष्ठ, तत्सम। भाषा में जब तक जोर ना हो, लोग कहते हैं हम तो हिंदी माध्यम लिए हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता कि लोग लिखते हिंदी माध्यम में ऐसा लिखते हैं कि अगर आप खुद उनकी कॉपी पढ़ लें तो आपको शर्म आ जाएगी। कोई शब्दों में जोर नहीं है, लिख रहे हैं बस। लिखने से नहीं होगा, हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश मीडियम हो, लिखने के लिए एक स्तरीय भाषा होती है। जब तक उस भाषा का आप प्रयोग करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। और भाषा आपका पूरा एक रूप प्रस्तुत करती है एग्जामिनर के सामने। इसलिए भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, अच्छे शब्दावली का। इंग्लिश में भी आप लिखो, आपके पास कोई शब्द ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है, आप मुहावरों का प्रयोग नहीं कर पाते, एडियम फ्रेज का प्रयोग नहीं कर पाते, काम खत्म है। इंग्लिश में भी आप क्या समझ रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा या हिंदी मीडियम में? भाषा पर जब तक आपकी समझ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। पकड़ बनानी पड़ेगी। बस शब्दावली, इसी कहते हैं वकैब, शब्दावली का संचय, अच्छे अच्छे शब्द वो पढ़ने से आता है धीरे धीरे, और जब हम पढ़ेंगे तब आएगा। तो यहां ये चीज आपको समझ में आएगी। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगता है कि इनकी जो भाषा है वो पात्रों के अनुकूल नहीं है। मतलब ये पात्रों के अनुकूल भाषा नहीं लिखते, पात्रों के अनुकूल भाषा नहीं।
पात्रों के अनुकूल नहीं लिखते हैं। क्या ये आरोप सही है? जयशंकर प्रसाद एक बात बोलते हैं कि मुझे खिचड़ी भाषा नहीं पसंद है भाई, वो खिचड़ी पकाने या नहीं आए। वो ये बोलते हैं कि मेरे नाटक जो हैं खोमचे वाले और ये जो सब्जी वालों के लिए नहीं है मेरे नाटक, मैं ऐसा लिखते ही नहीं हूं। ये स्तरीय लोगों की चीज है। कुछ लोग लिखते हैं ना क्लासिक जो होता है, वो इसी तरीके के लिखने वाले हैं। ये इलीट मतलब अभिजात्य में भी एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति है, तो ये खुद भी कहते हैं कि मेरी भाषा कोई खिचड़ी भाषा नहीं है साहब, मैं खिचड़ी भाषा नहीं लिखता हूं। नाटकीय प्रभाव के लिए मैं एक ऐसा वातावरण चाहता हूं कि अच्छी भाषा हो, भाषा का स्तर अच्छा होना चाहिए। अब वो ये बोलते हैं कि श्रीलंका का राजकुमार आया धातु सेन, तो क्या उससे सिंगली भाषा बुलवाएं जो श्रीलंका की है, कि अपने देश की भाषा बुलवाएं? इसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि हूण जब आते हैं तो अपने यहाँ की भाषा बोले खिंगली, तो उसका भी मैं प्रयोग कर देता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति देखो बुद्धिमान तो होता ही है। इसके बाद वो कहते हैं कि भीम वर्मा बंधु वर्मा अपने देश की भाषा बोलने लगे मालवी। अब स्कंद गुप्त अपने यहाँ की भाषा बोले मागधी, तो हो गया नाटक चौपट। एक भाषा मानक होनी चाहिए सबकी, इसलिए उन्होंने एक मानक भाषा रखा है जो ये कहते हैं लोग कि वो पात्र के अनुकूल भाषा नहीं। लेकिन अगर आप प्रेमचंद के यहां जाएंगे तो पात्र के अनुकूल भाषा है। होरी बोलेगा तो अलग बोलेगा, धनिया बोलेगी अलग, गोबर अलग, मिस्टर मेहता बोलेंगे अलग, मालती और बोलेगी। व्हाट इज दिस? वो मतलब अलग तरीके का मामला है। यहां ऐसा नहीं, ये कहते हैं हमारे यहां इस तरह की चीजें नहीं चलती हैं, हम अलग टाइप के लिखते हैं। हम लिखते हैं ऐसा कि आप समझिए, हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति एक तरह का समान जो ड्रेस कोड होगा उसी ड्रेस कोड में आएगा, उसी ड्रेस कोड में भाषा बोली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई नीचे के स्तर की भाषा बोलेगा तो जयशंकर प्रसाद है ये उसको क्षमा नहीं करते हैं। इनके यहाँ का जो नौकर भी होगा वो संस्कृत में ही बोलेगा, संस्कृत निष्ठ भाषा बोली जाएगी। नहीं होता आज के समय में। आप जो अच्छे घर हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप ऐसे घरों में जाके नौकरी कर लीजिए जिनके यहाँ का, हाँ अभी मैं देख रहा था कहीं कि आप ऐसे घरों में जाके नौकरी कर लीजिए जहां के जो नौकर भी इंग्लिश बोलते, वो डॉगी भी इंग्लिश में ही समझता है। आप अपने आप 10 दिन में अंग्रेजी सीख जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। एनवायरनमेंट का असर होता है। तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या? ऐसे बड़े लोगों के यहाँ नौकरी कर ले। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है, आपको ये भी दिखाई देगा। इसके अलावा एक आरोप इनके ऊपर ये लगता है कि इनके यहां अभिनय करने का चंचलता नहीं है। जैसे एक अभिनय करने की चंचलता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लिखते हैं कि जो लोग अभिनय कर रहे हैं उनमें कुछ चंचलता आ जाए। क्या होता है चंचलता? चुहिल मतलब ऐसे लोग कि थोड़ा सा इधर उधर यहीं बैठे हैं, 1 मिनट में इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, चंचल स्वभाव। तो लोग कहते हैं अरे भाई रुको थोड़ा, ठहराव नहीं है, स्थिर नहीं है। यह भी एक इनके ऊपर आरोप लगता है। इसका अर्थ यह है कि जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, पात्रों में वक्रता नहीं है, मतलब अलग अलग जो अंदर के भाव कुछ और हैं, इस तरह की चीजें नहीं है। लेकिन यह आरोप भी गलत है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो हैं शब्दों की आत्मा को समझते हैं कि शब्दों की क्या आत्मा है। इसीलिए वो शब्द के लय को समझते हैं, ध्वनि को समझते हैं, और जो शब्दों की अपनी मोशन होती है, जो गति होती है, उसको भी समझते हैं। इसीलिए उनके ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप बहुत जो मजबूत नहीं है, हल्के आरोप हैं। अगर आप देखेंगे तो उनकी भाषा में आपको हर चीज दिखाई देगी, आपको बिंब भी दिखाई देगा और वातावरण की अनुभूति कराने की क्षमता भी उनकी भाषा में। मतलब जिस वातावरण को वो आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो वातावरण उपस्थित हो जाएगा।
जैसे आपने आपने कुछ बोला, आपके सामने वो चीज उपस्थित हो, जैसे मैं बोलता हूं सैनिक नायक, न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, मतलब हृदय जो है वो दहल उठा है, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पिक्चर ये बाहुबली वाली पिक्चर के इनके डायलॉग हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख रहा है। हाँ, यह आधी रात की खिसकती जा रही है, पवन में गति है परंतु शब्द नहीं। अब एक एक शब्द पे आप देखिए, सैनिक नायक, आपके सामने नायक खड़ा हो गया, न जाने क्यों हृदय मेरा दहल उठा है, आपके दिमाग में आ गया कि मेरा हृदय जो है डर रहा है। सनसन करती हुई हवा, अब आपने कभी हवा महसूस किया होगा तो हवा भी सनसन आती है। सनसन करती हुई हवा, डर से आधी रात का समय है, खिसकती जा रही आधी रात, आधी रात का समय जो है वो बीतता जा रहा है, पवन में गति है परंतु शब्द नहीं। बिंब के साथ हर चीज है इसमें। फिर एक जगह आता है कि युद्ध के माहौल को दिखा रहे हैं, कैसे? जयमाला के माध्यम से। जयमाला कहती है युद्ध क्या एक गान नहीं है? रुद्र का वो श्रृंगी नाग, भैरवी का तांडव नृत्य, शास्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि करते हैं। इनकी शब्दावली भले ही कठिन है, लेकिन एक जो ये बात रखना चाहते हैं वो बात सामने आती है, उसको प्रस्तुत कर ले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके यहां सूत्र भाषा भी आपको दिखाई देगी। सूत्र भाषा कैसे, या सूत्र वाक्य, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत छोटे में इतनी बड़ी बात कही जाए जो बड़ा असर पैदा करती हो। जैसे युद्ध क्या एक गान नहीं है? अधिकार का सुख कितना मादक है या सारहीन है? अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है। इसके अलावा वातावरण के निर्माण के लिए ऐतिहासिक आधार रखा गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो महानायक, विषयपति, महाबलाधिकृत, ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उस समय की भाषा, उस समय के जो अधिकारी थे उनके रूप को प्रस्तुत करने के लिए। संवाद योजना, तो संवाद योजना को अगर आप देखेंगे तो इसमें मोशन आपको दिखाई देगा, जो गति दिखाई देगी। कैसे? कहीं कहीं ऐसे संवाद हैं जो लंबे हैं, लेकिन आमतौर पर इनके संवाद को आप देखेंगे तो इसमें एक आपको जो गति दिखाई देगी। अनंत देवी का एक कथन है, क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी संकित होते हैं, अपनी सांस से भी चौंक उठते हैं, खुद की सांस से, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है, महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। मतलब ऐसे शब्द का यहां पे प्रयोग किया गया है कि जिससे आप ये देखें तो उसमें एक मोशन है, जो गति आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि इनके शब्द में आप जो रुक जाएंगे, ऐसे कथन हैं उसमें आपको अच्छी गति दिखाई देगी। इसके अलावा भाषा योजना में अगर आप देखें तो नाट्य भाषा का प्रयोग ज्यादा नहीं किया इन्होंने। ऐसी भाषा नहीं है जिसमें आप ये कहें कि वो नाट्य भाषा का प्रयोग बहुत हुआ है। वस्तुतः जयशंकर प्रसाद के यहाँ इसका कोई प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं माना है। वो इन सब बातों के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो इस नाटक में कहीं कहीं न चाहते हुए भी नाट्य भाषा का प्रयोग हो गया है। जैसे घुटने टेकती है, स्कंद उसके सिर पर हाथ रखता है, किसके? देवसेना के। यह भी एक तरह की जो नाटकीय भाषा ही है, और यहां यह चीज आपको दिखाई देगी। इस प्रकार अगर हम बात करें तो इस नाटक में जितनी भी बातें, जो भी तत्व आपको दिखाई देते हैं, वो साहित्यिक रूप से अगर आप देखें तो भाषा को काफी मजबूत बनाती है, और उसकी सृजन क्षमता, जैसे जयशंकर प्रसाद के अंदर जो क्षमता है अपनी शब्दावली को लेकर आने की, उसको भी हमारे सामने रखती है। और ये खुद भी कहते हैं कि मेरे नाटक के मंचन के लिए जो लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें भाषा की कुछ न कुछ भूमिका जरूर है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से अगर आप इस भाषा को देखेंगे तो ये भाषा बहुत अच्छी भाषा है।
साहित्य के लिहाज से, हिंदी साहित्य के अप्रोच से देखोगे तो स्कंदगुप्त की भाषा बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है। किंतु मंचन की दृष्टि से देखोगे, अगर कोई नाटक है तो उसको मंचन के आधार पर भी कसना पड़ेगा। तो मंचन के आधार से ये सामान्य व्यक्ति इसके साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। लेकिन 1928 में जब खड़ी बोली का अभी इस्तेमाल बहुत इनिशियल लेवल पे हो रहा था, तो एक नई भाषा की परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने सामने रखा था, इसीलिए इतनी भाषा कठिन हुई। दिमाग उड़ गया 3 आदमी का पीछे से, नहीं उड़ा। चलो ठीक है। उड़ जाता है दिमाग तुम लोगों का।